हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस की बुक में चैप्टर 9 जंतुओं में जनन। देखिए, जनन होता क्या है। जनन का मतलब है कि अपने जैसे ही किसी भी जीव जंतु का, पादप का अपने जैसे ही जीव या पौधे उत्पन्न करना जनन कहलाता है। देखो, आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में कि पौधों में जनन कैसे होता है, वो जनन कैसे करते हैं, वो ज़रूरी क्यों है। अब हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में जनन कैसे होता है, वो क्यों ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि किसी भी जीव जंतु की निरंतरता बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, कि वो जाति कभी ख़त्म ना हो, वो आगे चलती रहे, इसके लिए जनन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आगे हम देखेंगे जनन की विधियाँ, कि जनन किस किस तरीके से किया जाता है। देखो बच्चों, आपने पौधों में तो पढ़ा था कि जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बिल्कुल इसी तरह से जंतुओं में भी 2 तरह की विधियां होती हैं। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। आगे हम पढ़ेंगे कि ये लैंगिक जनन क्या है। देखिए, नर व मादा में विभिन्न जनन अंग होते हैं। आपको भी पता है, नर और मादा में अलग अलग तरह के जनन अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर व मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। मतलब नर व मादा के जो जननांग हैं, वो जब संलयित होते हैं, निषेचित होते हैं, तो एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। और इस संलयन होता है, तो इसी प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे नर जनन अंगों के बारे में। देखिए, यहाँ चित्र में भी बताया हुआ है जैसा। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है। ये जो दोनों हैं, ये हैं वृषण। 2 शुक्राणु नलिकाएं, ये जो नलिकाएं हैं ये हैं शुक्राणु नलिकाएं, तथा एक शिश्न होता है, ये एक शिश्न लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ये जो वृषण है, इनसे नर युग्मक उत्पन्न होता है, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि शुक्राणु किस तरीके के होते हैं। देखिए, ऊपरी भाग पर इसमें सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। देखिए, ये जो पूंछ है, ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के काम में आती है, ताकि वो आगे तक जा सकें। आगे हम पढ़ेंगे मादा जननांग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, ये जो दोनों हैं ये हैं अंडाशय। अंडवाहिनियाँ, ये दोनों हैं अंडवाहिनियाँ। और एक गर्भाशय होता है, ये जो बीच में है ये गर्भाशय है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा अभी नर के लिए कि जो वृषण है वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहा जाता है, और जो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें अंडाणु कहा जाता है। देखिए, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु, और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। शुक्राणु जो कि नर में होती है और अंडाणु जो कि मादा में होती है। आगे देखिए, मानव मतलब स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। मतलब हर महीने दोनों अंडाशयों में से एक में एक अंडे का निमोचन होता है, विकास होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक कोशिका है। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कोशिका के बारे में। उसमें पढ़ा था हमने कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है, ये दोनों ही एकल कोशिकाएं हैं। आगे हम देखेंगे कि निषेचन क्या है। देखिए, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। मतलब शुक्राणु की संख्या अरबों खरबों होती है, बहुत होती है। कई अरबों खरबों में से सिर्फ एक शुक्राणु होता है जो मादा के अंडाणु के संपर्क में आता है, और जब उन दोनों का निषेचन होता है तो एक नया जीव उत्पन्न होता है, एक युग्मनज पैदा होता है। यहाँ देखिए, जैसे चित्र में बताया हुआ है कि ये तो है शुक्राणु और ये हैं
अंडाणु। तो जब इन दोनों का निषेचन होता है, इन दोनों का निषेचन होता कहाँ है? केंद्रक में। यहाँ पर इन दोनों का जब निषेचन होता है तो एक नया संतति उत्पन्न होता है। और यही वजह है कि जब कोई बच्चा होता है तो उसमें उसके मम्मी पापा दोनों के गुण शामिल होते हैं। कुछ मम्मी के होते हैं और कुछ पापा के होते हैं। आगे देख, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मतलब ऐसा निषेचन, ऐसा संलयन जो मादा के शरीर के अंदर ही हो, वो तो होता है आंतरिक निषेचन। और जो निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है वो होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन होता है मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी आदि इन जंतुओं में होता है आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन होता है जैसे पानी में जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली है, स्टारफिश है, इन सभी में बाह्य निषेचन होता है। यहाँ देखिए, एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकती है? एक ही बिल्कुल बन सकती है। एकल कोशिका होती है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही एकल कोशिका हैं। लेकिन जब वो विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे वो शिशु के रूप में आते हैं, तो उनके हाथ पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, सब कुछ बनता है, उनके अंग बनने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक बहुकोशिकीय बन जाते हैं। पहले होते हैं वो एक कोशिकीय, लेकिन बाद में वो बहुकोशिकीय बन जाते हैं। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, भ्रूण का परिवर्धन, कि भ्रूण कैसे बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित हो जाता है। मतलब जब निषेचन होता है मादा और नर का, शुक्राणु और अंडाणु का, तो जब वो विकसित होता है युग्मनज, उन दोनों से मिलकर एक युग्मनज उत्पन्न होता है। जब वो विकसित होता है तो वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस विकसित हुई संरचना को ही भ्रूण कहा जाता है। जैसे जब वो उसमें ऊतकों और अंगों का निर्माण होने लग जाता है तो उसे भ्रूण कहा जाता है। देखिए, जरायुज और अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं? हमने देखा अभी तक कि कुछ जंतु हैं जो सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ जंतु हैं जो अंडों को जन्म देते हैं, फिर अंडों में से बच्चे होते हैं। तो इसी तरह से उन्हीं को कहते हैं, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म दें उन्हें कहते हैं जरायुज। जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, वो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं तो उन्हें कहते हैं जरायुज। और वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडप्रजक। जो अंडे देते हैं, जैसे मछली है, मुर्गी है, चिड़िया हैं, ये सब जो हैं ये अंडे उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अंडप्रजक जंतु। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। जो सीधे ही शिशु को जन्म दें वो होते हैं जरायुज, और जो सीधे ही अंडे को उत्पन्न करें वो होते हैं अंडप्रजक। देखिए, अभी हमने देखा कि किस प्रकार एक युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है और भ्रूण भी फिर एक बच्चे में उसका विकास हो जाता है, जैसे उसके अंग बनने लग जाते हैं। उसी तरह से यहाँ एक मेंढक का जीवन चक्र बताया है कि वह सबसे पहले होता है अंडा, फिर आरंभी टेडपोल बनता है, उसके बाद का टेडपोल बनता है और उसके बाद एक वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एक होता है लैंगिक जनन जिसमें नर व मादा दोनों के अंडाणु शुक्राणु का निषेचन होता है, उसे कहते हैं हम लैंगिक जनन। और जिसमें सिर्फ एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि एक अमीबा है, वह एक कोशिकीय है, तो वो अलैंगिक जनन होता है उसमें। यहाँ पे दे रखा है अमीबा में द्विखंडन। जैसे एक ये अमीबा है, इसमें केंद्रक होता है ये, और जब वो केंद्रक विभाजित हो जाता है तो वो दो बन जाते हैं, और जब वो दो बनते हैं तो उन दोनों में ही निषेचन होता है, और जब निषेचन होता है तो फिर उनकी संतति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से उनमें अलैंगिक जनन होता है। तो बच्चों, अभी तक आप समझ चुके हैं कि जंतुओं में जनन किस तरीके से होता है, कौन सी विधियाँ होती हैं और ये क्यों ज़रूरी है, और ये किस किस में किस प्रकार का होता है। तो आज हमारा ये लेसन समाप्त हो चुका है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।